हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गई हूँ। तो देखते हैं आज के प्रश्न में भी फिर से क्या है कुछ खास। और इसके पहले मैंने और भी सब्जेक्ट के प्लस हिस्ट्री का और भी सेशन हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो भी पूरा जाके ज़रूर देखा कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही सिर्फ यहाँ पे कलेक्शन लाया जाता है और फुल डिटेल्स में आपको सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो आप लोग सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि कह क्या रहा है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन जो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, यानी कि इसमें 3 होंगे जो सही होंगे और 1 गलत होंगे। तो पहले जानते हैं कि सही कौन है, तब ना गलत को पकड़ेंगे। तो जैसे पहला नंबर में क्या है, नील विद्रोह। तो नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 से लेके 60 के बीच में। तो ये वाला तो हो गया आपका सही। बात करेंगे जयंतिया विद्रोह। तो जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच में हुआ था, तो ये भी हो गया सही। अब आइए तीसरा नंबर पर कुकी विद्रोह। तो ये हुआ था 1917 से 19 के बीच में, तो ये भी हो गया सही। अब लास्ट चौथा हमारा क्या, कुका विद्रोह। यहाँ देखिए ऊपर कुकी और कुका, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। तो कुका विद्रोह कब हुआ, 1832 से 34, जो कि है गलत। जबकि कुका विद्रोह हुआ कब था, तो ये आपका 1840 में हुआ था। ठीक है। और अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या जान सकते हैं। तो जैसे अगर आपसे पूछ दे कि कुका विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, या फिर कुका विद्रोह का शुरुआत कौन किए थे। कुका विद्रोह का शुरुआत कौन किए थे, तो इनका नाम क्या था, भगत जवाहर मल क्या किए थे, शुरुआत किए थे। ठीक। उसी तरह अब बात करते हैं नील विद्रोह से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको स्टार मार्क ही कर लीजिए। अगर आपसे पूछ दे कि नील विद्रोह अगर 1859 से 60 रहे तो आप तो ये तो मारिएगा ही, लेकिन एग्जैक्ट रहे तो सिर्फ 1860 लगाइएगा। ठीक है, टिक। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि नील विद्रोह या फिर नील विद्रोह या फिर नील आयोग का मतलब संबंध, आयोग का संबंध किससे था, तो बंगाल से था। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। और नील आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो सीटेन कर की अध्यक्षता में। इसका नाम बहुत पूछता है, किसकी अध्यक्षता में नील आयोग बनाया गया था, तो सीटेन कर की अध्यक्षता में। एक और नील आयोग से बहुत बार क्वेश्चन बार बार पूछता है, वो क्या, कि दीनबंधु मित्र। कौन मित्र, तो दीनबंधु मित्र है, जो क्या किए थे, नील दर्पण नामक पुस्तक, नील दर्पण नामक पुस्तक क्या किए थे, लिखे थे। नील दर्पण में क्या है, तो नील की खेती पर किसानों की दुर्दशा के बारे में वर्णन है, किसमें, तो नील दर्पण पुस्तक में। और ये लिखा दीनबंधु मित्र ने लिखा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है। अब बात करेंगे, यहाँ देखिए जयंतिया विद्रोह। तो जयंतिया विद्रोह का आपसे अगर पूछ दे कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो किंग नंगबा। ऐसे ये सब इसमें मेन इम्पोर्टेंट नील विद्रोह है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग क्या और जान सकते हैं, कुका विद्रोह जान ही गए। कुकी विद्रोह का हम लोग बस इतना पूछा नहीं है कभी, तो बस इसका इस भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि 1917 से 19 में हुआ था, और कुका विद्रोह 1840 में हुआ। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच में हुआ। और इसका संबंध क्या था, कौन नेतृत्व करता था, सब आपको बता चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, सही कालानुक्रम क्या होगा। अब मतलब सही क्रम में आपको बताना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए पहला में क्या है, वुड का एजुकेशन डिस्पैच। तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच कब आया था, ये हम लोग जानेंगे तब ना सजा पाएंगे। तो ये कब आया था, तो 1854 में आया था।
और वुड का एजुकेशन डिस्पैच से एक पॉइंट और ध्यान में रख लीजिए कि भारत में इसे क्या कहा जाता है, तो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आप लोग से बार बार बोल रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पे दिया जाता है, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको हर विषय का टॉप 10 एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, वो भी डिटेल्स में आपको जो भी संबंधित प्रश्न बनेंगे बताया जाएगा। तो देखिए, वुड का एजुकेशन डिस्पैच कब आया, 1854 में आया, और इसको भारत में क्या कहा जाता है, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। फिर बात करेंगे कि मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन कब आया था, तो ये आया था 1835 में। ठीक, उसी तरह बात करेंगे द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, ये कब आया था, तो द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया था 1944 में। और इंडियन एजुकेशन कब आया था, तो 1882 में। अब ईस्वी के अनुसार इसका क्रम दर्शा लीजिए कि कौन सा पहले आएगा। तो देखिए, पहले कौन आया, तो सबसे पहला आया 1835, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1835 के बाद क्या आया, 1854, तो यानी कि पहला हो जाएगा। और फिर क्या आया, इंडियन एजुकेशन, यानी कि चौथा हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में क्या बच गया, तीसरा हो जाएगा 1944 वाला। ठीक है, तो जगह कम था इसलिए ऐसे लिखा है, लेकिन आप लोग तो सुन के अच्छे से और देख के आराम से अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, मतलब उस स्थान का नाम पूछ रहा है जहाँ की अशोक ब्राह्मी लिपि का क्या चला है, पता चला है। तो वो जगह कौन था, तो वो जगह था अनुराधापुर। कौनपुर, अनुराधापुर। और अनुराधापुर जो था पहले क्या था, उत्तरी श्रीलंका की राजधानी थी। उत्तरी श्रीलंका की राजधानी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक चोल शासक आया। कौन शासक, चोल शासक। और आप लोग नाम भी सुने होंगे उस चोल शासक का, राजराज प्रथम। कौन, राजराज प्रथम। इसने क्या किया कि अनुराधापुर पे अधिकार कर लिया और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया, तो नाम बदल कर अनुराधापुर का क्या कर दिया, नाम बदल कर इसने क्या कर दिया था, पोलोन रुब्बा। क्या, पोलोन रुब्बा कर दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि राजराज प्रथम चोल शासक ने क्या किया, अनुराधापुर का नाम बदलकर क्या रख दिया, पोलन रुब्बा कर दिया था। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि भारत में प्राचीनतम शिलालेख किसका है, तो जानते ही हैं कि अशोक का है। तो भारत में प्राचीनतम शिलालेख, देखिए मेरे पास जो भी सोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको हम बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़िए, जितना हो सकता है शेयर भी कीजिए ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सके। और क्या यहाँ पे से जान सकते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि अशोक का सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में मिलता है, पूछ क्या दे, पूछा भी है बहुत बार, तो यहाँ पे पॉइंट नोट करके आप लोग लिख सकते हैं कि अशोक का सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। ठीक, और अशोक का शिलालेख मतलब कितनी लिपि में था, ये तो आप लोग को पता होगा कि 4 लिपि में था। और वो 4 लिपि कौन कौन था, एक तो आप लोग ब्राह्मी जान ही गए, एक और कौन था, खरोष्टी, और एक खरोष्टी के बाद ग्रीक, और कौन था, अरमाइक। ठीक, तो ये सब अशोक का 4 लिपि ही था। और क्या कहता है, आपसे यहाँ पर अब एक प्रश्न है कि आप लोग बताइएगा कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा किसने था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, तो आप लोग से हम पूछ रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, और उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर देना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। ठीक,
तो यहाँ अब अश्वघोष से संबंधित प्रश्न आ गया, तो जानते हैं इनके बारे में। तो अश्वघोष जो थे बौद्ध विद्वान तो थे ही, लेकिन किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? तो ये थे कनिष्क के समकालीन। ठीक, अब और अश्वघोष से क्या पॉइंट बनता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अश्वघोष जो था पाटलिपुत्र निवासी था, यानी कि पाटलिपुत्र का निवासी था। ठीक, और समकालीन किसका था? तो कनिष्क था, ये हम जान ही गए। और क्या जान सकते हैं अश्वघोष से? तो आप लोग को पता ही होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष भी काफी बार पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संघ का उपाध्यक्ष कौन था, संगीति का उपाध्यक्ष कौन था? तो ये भी कौन था? अश्वघोष था। इसी के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति किया गया था। ठीक है, ये हो गया अश्वघोष क्या, चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष हो गया। और इसका दो किताब तो इसने बहुत सारा लिखा था, लेकिन दो इसका काफी पूछा जाता है बार बार। एक ललित विस्तार और एक और पुस्तक कौन सा, बुद्ध चरित्रम। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पे सेट मारते होंगे तो देखे होंगे ये सब क्वेश्चन जरूर। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ललित विस्तार और बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष से आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि अश्वघोष को किसे, तो अश्वघोष को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म का, किसका? बौद्ध धर्म का वाल्मीकि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वाल्मीकि भी कहा जाता था। तो ये था अश्वघोष से जो भी पॉइंट बन सकता था, तो आपको यहाँ पे बताने का कोशिश किए। बाकी आपको टॉपिक वाइज भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा हर सब्जेक्ट का संडे स्पेशल में। तो और आपको सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा दिया जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप में उसको बहुत हेल्प मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन 5 पे, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? तो ये आपका है दर्शन पे आधारित। ठीक, और दर्शन पे आधारित अगर आपसे पूछ दे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर क्या करना? ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना। ये आप लोग को बता चुके हैं हम पहले भी। तो ये उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कह दिया जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। वेदांग नहीं, ध्यान देना है कि वेदांत है, वेदांग वेदांत में अंतर हो जाता है। तो वेदांत भी कहा जाता है किसे? तो उपनिषद को ही कहा जाता है। अगर इसका संख्या पूछ दे तो कितना है संख्या? तो 108 है, ये ध्यान में रख लेना। और सबसे बड़ा उपनिषद पूछ दे तो कौन है? तो ये है आपका बृहदारण्यक उपनिषद, जो क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद है, जो सबसे विशाल है, इसे लिख सकते हैं। नाम ही में देखिए बृहद लगा हुआ है, बृहद मतलब क्या होता है? बड़ा, और सबसे बड़ा कौन है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट। तो ये कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि 1895 में स्वराज विधेयक, कौन विधेयक? स्वराज विधेयक किसने लाया था 1895 में? तो किसने लाया था? बीजी तिलक जी ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने लाया था स्वराज विधेयक। ठीक, और एक इसमें एक पॉइंट और रख सकते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं क्या? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ठीक, अब आइए 7 नंबर पे। तो 7 पे क्या है? मिलान करने वाला फिर से आ गया आपका। तो यहाँ पुस्तक है और वो पुस्तक किस विषय पर आधारित है उसका आपको मिलान करना है। तो पहला पुस्तक है तिरुक्कुरल। तो तिरुक्कुरल किस पे आधारित है आपका? तो ये आधारित है दर्शन पे। ठीक, और अभी हम लोग दर्शन के बारे में जाने। उसी तरह
तोल्काप्पियम किस पर आधारित है? तो तोल्काप्पियम व्याकरण पर आधारित है। और शिल्पादिकरम किस पे आधारित है? तो ये प्रेम कथा पे आधारित है। और मणिमैखले किस पे आधारित है? तो वणिक कथा पे। तो इस तरह से लिख लीजिए कि पहला का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा डी, तीसरा का हो जाएगा ए, और चौथा का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। बौद्धिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे? तो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिला होगा जो लगेगा कभी न पढ़े न सुने, तो बस इसको ध्यान में रख लीजिए। तो जैसे यहाँ क्या पूछा गया है कि बौद्धिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार कौन? तो सायन, ये किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे? तो ये किसी भी राजवंश के अंतर्गत सक्रिय नहीं थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चूंकि ये क्या थे, सायन जो थे ये क्या थे, ये एक संत थे और महान भाष्यकर्ता थे। ठीक, भाष्यकर्ता थे। तो ये किसी भी राजवंश के अंतर्गत क्या थे, सतर्क नहीं थे। तो जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि बस हाँ जानकारी के लिए थोड़ा सा जान लीजिए, बस उतना ही, बाकी जिसमें डिटेल का ज़रूरत रहेगा हम आपको खुद बताते जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो देखिए बनेगा इम्पोर्टेंट। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श बाग के साथ आरंभ किया था? तो दांडी यात्रा सबसे पहले जानते हैं स्टार्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू किया गया था? तो साबरमती आश्रम से। और ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो साबरमती आश्रम से क्या हुआ था, दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ शुरुआत किए थे? तो 78 अनुयायी के साथ शुरुआत किए थे। और कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसलिए पूछ लेता है कि दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था, क्वेश्चन। तो कितने दिन तक चला था? तो 24 दिन तक। ये ध्यान में रखना है, बहुत लोग इसमें 30 दिन टिक करके चले आते हैं, जबकि 24 दिन चला था। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी क्या बोले थे, दांडी यात्रा की तुलना किससे कर दिए थे? नेपोलियन के अलावा से पेरिस मार्च की तुलना कर दिए थे। तो वो क्वेश्चन आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, जगह नहीं है तो उतना लिखा नहीं पाएगा कि दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा मार्च से किसने की थी? तो किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब आइए आज का अंतिम और 10वां प्रश्न क्या है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, यानी कि किसका मिश्रण है? गांधार कला शैली है जो, तो ये किसका है? भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। ठीक। और अगर आपसे पूछ दे कि गांधार कला का संबंध किस वंश से है? गांधार कला का संबंध किस वंश से है? तो ये किस वंश से है? कुषाण वंश से है। ठीक है। और इस पर देखिएगा कि यूनानी प्रभाव दिखाई देगा, और मुख्यतः किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा। ठीक है। और इस कला में आपको बुद्ध का, अगर आपसे पूछ ले कि बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति कहाँ दिखेगा आपको, बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति, तो ये भी कहाँ है आपको? गांधार कला में, गांधार कला में। ठीक। और बुद्ध का जो मूर्ति है, यानी कि जो बुद्ध की मूर्ति है, ये क्या हुए है? यूनानी देवता जैसा बनाया गया है। यूनानी देवता, यूनानी देवता में किसके जैसा? तो अपोलो जैसा, अपोलो जैसा दिखाया गया है, मतलब गांधार कला में। ठीक है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ आज के टॉप 10 प्रश्न हिस्ट्री के, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में किसी और विषय का लेके टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।